शुभोदय बच्चों। पिछले क्लास तक हम क्या किए थे, आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए जो सेतुबंध कार्य था उनके बारे में हम आपको बताए थे, उसके बारे में विश्लेषण कर चुके थे, है ना। आपको नोट्स भी दिए हैं और गिनती को भी सीखने के लिए हम कह चुके हैं 1 से 50 तक गिनती को सीखने के लिए, और उसमें आए हुए जो मेन थे उनको भी हम कर चुके हैं बच्चों। आज के क्लास में आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके जो अनुक्रमणिक है या सिलेबस है उनमें कौन सा है पहला पाठ, उसको आज हम सीखने जा रहे हैं बच्चों। पहला पाठ कौन सा है, पढ़ना है जी पढ़ना है। यह आपके टेक्स्ट बुक का पहला पाठ है। इधर क्या है, इस जो पाठ है किस प्रकार का पाठ है उसको पहले जानना बहुत जरूरी है। ये तो कविता है, क्या है, कविता है। जान लिए बच्चों, जो पढ़ना है जी पढ़ना है वह किस प्रकार का पाठ है, कविता पाठ है। इस कविता के रचयिता अथवा कवि कौन है, इस कविता के कवि है चंद्रपाल सिंह यादव मयंक जी है। समझ में आ गया। अभी क्या है, इस जो कवि है इस कवि के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, इस कविता को आपको देने का उद्देश्य क्या है, किस आशय से आपको यह कविता दिए है उनको जानकर बाद में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ को सीखकर बाद में कविता वाचन करेंगे और कविता का भाव हम इधर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करके जानेंगे बच्चों। पहले हम देखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय में क्या है, आप लोग टेक्स्ट बुक खोले हैं, टेक्स्ट बुक खोल के आप लोग सामने रख लीजिए वीडियो देखने से पहले, और हाथ में पेंसिल भी ले लीजिए। जहाँ जहाँ आपको मालूम नहीं हो जाता है उधर अंडरलाइन कीजिए। जब हम विवरण देते हैं तब आप लोग उसको अर्थ ग्रहण कीजिए, और कठिन शब्द है तो उसको अंडरलाइन करके उसके जो अर्थ हम बताते हैं उसको भी उधर लिखने से आपको सीखना आसान हो जाता है बच्चों। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले क्या करना है, किताब को खोल के पहले पाठ को देखना है। अभी हम इस पाठ में दिए गए कवि परिचय को देखने जा रहे हैं। ये देख लीजिए, इधर क्या है कवि परिचय में, इस कविता के कवि कौन है, चंद्रपाल सिंह यादव मयंक जी हैं। कवि मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि है। विख्यात का मतलब है फेमस, ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿಗಳು। ಈ ಕವಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರಪಾಲ ಸಿಂಹ ಯಾದವ್ ಮಯಂಕ್ ಅವರು हिंदी साहित्यದ ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿಗಳು। उसके बाद क्या है, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जन्म 1 नवंबर कब हुआ है, कवि का जन्म 1 नवंबर कब हुआ है, 1 नवंबर 1925 को हुआ है। 1925 को इनका जन्म हुआ है। किसका जन्म, चंद्रपाल सिंह यादव जी का जन्म 1 नवंबर 1925 को हुआ है। और कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है बच्चों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ है। जानिए मयंक जी का जन्म कब हुआ है, 1 नवंबर 1925 को हुआ है। कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ है। जानिए बच्चों। और क्या है, इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। बाल गीत का मतलब है बच्चों के लिए अनेक कविताओं का रचना इन्होंने किया है। और बाद में इनके प्रमुख बाल गीत कौन कौन से है देखेंगे, स्कूल खुल गए, कालो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि हैं। इनके द्वारा रचित बाल गीतों के जो संग्रह है वह कौन कौन से है देखेंगे। फिर से स्कूल खुल गए, पहला कौन सा है, स्कूल खुल गए, और दूसरा है कालो आम, तीसरा है एक रहे हैं एक रहेंगे, और चौथा है दीपों की कतार, पांचवा है जागृति गीत, छठवा है किसान गीत,
तो और सातवां है दूध मलाई। इस तरह अनेक बाल गीतों की रचना इन्होंने की है। और मयंक जो होता है यह क्या है, यह तो इस कवि का, कौन है कवि, चंद्रपाल सिंह यादव मयंक के काव्य नाम है। क्या है, काव्य नाम है। अभी मैं एक बार कन्नड़ में बता के आगे जाऊंगी बच्चों, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠ ಪಡ್ನಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಡ್ನಾ ಹೇ. ಈ ಪಾಠ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾಠವಾಗಿದೆ, ಕವಿತಾ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಕವಿತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವವರು ಯಾರು, ಚಂದ್ರಪಾಲ ಸಿಂಹ ಯಾದವ್ ಮಯಂಕನ್ನವರು ಈ ಪದ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಆಶಯ ಏನು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಚನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರ ಸಾರ ಅಥವಾ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕವಿ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕವಿ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಯಾರು, ಪಡ್ನಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಡ್ನಾ ಹೇ ಕವಿತೆಯ ಕವಿಗಳು ಚಂದ್ರಪಾಲ ಸಿಂಹ ಯಾದವ್ ಮಯಂಕ ಜಿ ಹೇ. ಇವರ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು? ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು? ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು 1925ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಅನೇಕ ಬಾಲಗೀತೆಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಲಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾಲಗೀತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಖುಲ್ ಗಯೆ, ಕಾಲೋ ಆಮ್ ಏಕ್ ರಹೇಂಗೆ, ಏಕ್ ರಹೇಂಗೆ, ದೀಪೋಂ ಕಿ ಕತಾರ್, ಜಾಗೃತಿ ಗೀತ್, ಕಿಸಾನ ಗೀತ್, ದೂದ್ ಮಲೈ, ಈ ತರಹದ ಅನೇಕ ಬಾಲಗೀತೆಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಯಂಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯ ನಾಮ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು आपको देने के आशय क्या है, किस उद्देश्य से आपको यह कविता दिए है, उसको देखेंगे. विद्यार्थी काल में हमारा क्या काम है, इसको पहले जानना है. हमारा काम जो होता है पढ़ना लिखना और विषयों को और भी अपनाना, ज्ञानवर्धन करना है ना, ज्ञानार्जन करना, ये सभी विद्यार्थी जीवन का वह आदत है और कर्तव्य में हो जाते हैं. इधर क्या है, विद्यार्थी लोग जो सीखने की जो कला है उनको कौशल हो जाते हैं, सीखने के 4 कौशल हो जाते हैं, उनको अपनाना पड़ता है. कौशल है, 4 कौशल है सीखने के लिए. वे कौन कौन से हैं उसको जानेंगे. इसको जानने से आपकी पढ़ाई जो हो जाता है वो बहुत आसान हो जाता है. सुनना, बाद में मनन करना, उसके बाद क्या करना पड़ता है, पढ़ना और लिखना. इन 4 कौशलों को अगर हम अपनाएं तो हमारी पढ़ाई आसान हो जाता है बच्चों. देख लिया कितने कौशल है पढ़ाई के लिए, मुख्य रूप से 4 कौशल हो जाते हैं. कौन कौन से हैं, सुनना, मनन करना, पढ़ना, लिखना. सुनना, सुनने का काम कब करते हैं आप लोग, जब अध्यापक या अध्यापिका पाठ पढ़ाते हैं तब आप लोग क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान से पाठ को सुनना पड़ता है. अगर ध्यान से सुने तो जो पढ़ाई है उसके आधे भाग आपके दिमाग में बैठ जाता है. और बाद में क्या है, जो सुने हुए विचार है उसको मनन करना पड़ता है. मनन करना का मतलब क्या हो जाता है, रिकॉल योर मेमोरी. आप जो सुने हैं उसको क्या करना है, ये हो गया, वो हो गया, इसके बाद ये विचार को हम जाने हैं, इस तरह को क्या करना है, रिकॉल योर मेमोरी. उसके बाद क्या करना पड़ता है, घर जाकर अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है. जो पढ़ाई है वो भी मुख्य कौशल है.
और उसके बाद क्या करना है, जो पढ़े हुए विचार है उनको लिख कर अभ्यास करना है। तब विद्यार्थी के जीवन के जो लक्ष्य है वो ठीक तरह से पूर्ण हो जाता है बच्चों। इसलिए पढ़ाई करते वक्त इन चारों कौशलों को अगर हम किए तो क्या हो जाते हैं, अच्छे छात्र बन जाते हैं बच्चों। समझ में आएगी? अभी क्या है, इधर इस पाठ को आपको देने का उद्देश्य क्या है उसको देखेंगे। इधर इस कविता के द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं। इसी उद्देश्य से आपको यह कविता ली है। बच्चों को आप लोग पाठशाला में आ जाते हैं और पाठशाला में क्या क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पाठ सुनते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं। इन सभी विचारों में आपका मन किस में अच्छा लगता है, बात करने में और खेलने में अच्छा लगता है। पढ़ाई में उतना अच्छा मन लगाकर नहीं पढ़ाई करते हैं। इसलिए आप लोगों के जो ध्यान है, लगन है, उसको पढ़ाई के ओर खींचने के उद्देश्य से इस कविता को दिए हैं बच्चों। और इसके बाद क्या है, मेहनत का महत्व क्या हो जाता है, मेहनत का फल हमेशा क्या हो जाता है, अच्छा ही हो जाता है। मेहनत का मतलब क्या है बच्चों, परिश्रम। परिश्रम का फल हमेशा अच्छा हो जाता है। परिश्रम किए तो क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। कन्नड़ में एक कहावत है, कई ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು। इसका मतलब है ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಸರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅದು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು। ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುವಿನಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನೋಡೋಣ, ಇವಾಗ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕವಿತಾ ವಾಚನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕವಿತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥ। ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ। जमकर, जमकर इसका मतलब क्या है बच्चों, लिखेंगे इधर बोर्ड पर, लिखना है, आप लोगों को मालूम हो जाता है आसानी से, देख लीजिए। जमकर, क्या है, जमकर। जमकर इसका मतलब क्या हो जाता है, दृढ़ता से। क्या है, दृढ़ता से। समझ में क्या, दृढ़ता से का मतलब क्या हो जाता है, स्थिर होकर एक ही निर्णय लेना है। अगर हम लिए हुए जो निर्णय है उसको फिर से परिवर्तन नहीं करना है, जो लिए हुए निर्णय के अनुसार ही हम काम करना है, वही है दृढ़ता से। समझ में आ गया। खूब, खूब का मतलब क्या है, खूब का मतलब है बहुत। क्या है, बहुत है। और उसके बाद कौन सा शब्द दिए हैं, इम्तिहान दिए हैं। इम्तिहान, इम्तिहान का मतलब क्या हो जाता है, इम्तिहान का मतलब है परीक्षा। जान लिए, इम्तिहान का मतलब क्या है, परीक्षा है। और ताल ठोंकना, ताल ठोंकना, ताल ठोंकना, जान लिए। अभी क्या है, इसका मतलब क्या है, ताल ठोंकना इसका मतलब है लड़ने के लिए तैयार होना, लड़ने के लिए तैयार होना। जान लिए। अभी क्या है, और एक शब्द क्या है, मस्ती। मस्ती का मतलब क्या है, मस्ती का मतलब है हंसी मजाक। क्या है, मस्ती का मतलब हंसी मजाक है। क्या है, हंसी मजाक है। उसके बाद क्या
दिए हैं देखेंगे। इधर दिए हैं हसीन मंजर। उसके बाद कौन सा है? मेहनत है। देखेंगे और कौन से शब्दों को दिए हैं? मेहनत है। मेहनत का मतलब क्या हो जाता है? मैं अभी बता चुकी हूँ आप लोगों को। परिश्रम हो जाता है। क्या है? परिश्रम हो जाता है। और उसके बाद इनाम। इनाम का मतलब क्या हो जाता है? पुरस्कार हो जाता है। क्या है? पुरस्कार हो जाता है। इसके बाद मदद। मदद का मतलब क्या है? सहायता। सहायता। और पथ दिए हैं। पथ का मतलब है मार्ग अथवा रास्ता। समझ में आएंगे बच्चों? इन सभी शब्दों के अर्थ और एक बार जानेंगे कन्नड़ में भी। जमकर ಅಂದ್ರೆ ದೃಢತಾಸೆ। ದೃಢತಾಸೆ का मतलब है ತುಂಬಾ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು। ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೇ ದೃಢತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು? ಹಾಗೇನೆ खूब ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ, ಬಹಳ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? बहुत। इम्तिहान परीक्षा, परीक्षे। ताल टोंकना। ताल टोंकना का मतलब क्या है? लड़ने के लिए तैयार होकर रहना अथवा तैयार होना। मस्ती ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು। ಮಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ರೇಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಹನತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪರಿಶ್ರಮ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪುರಸ್ಕಾರ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇನಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮದದ್ ಇದೆ। ಮದದ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಹಾಯಕ। ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮದದ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಪಥ ಇದೆ। ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ? ಪಥ ಅಂತ ಇದೆ। ಪಥ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ರಾಸ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಶಬ್ದಾರ್ಥ? ಈಗ ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕವಿತೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಈಗ ಕವಿತಾ ವಾಚನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಓದೋಣ, ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, आपके हाथ में पेंसिल है क्या? किताब खोले हैं, देख लीजिए। अभी मैं पढ़ती हूँ। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में टाल टोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन, मेहनत से क्या करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। सुन लिए बच्चों? ये काफी है या और एक बार पढ़ो? एक बार पढ़ो, ध्यान से सुन लीजिए, और एक बार पढ़ती हूँ, बाद में इनके विवरण देती हूँ बच्चों। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल टोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। आप लोग 2 बार सुने हैं बच्चों,
आप भी ठीक उच्चारण के साथ पद्य को पढ़िए। एक बार नहीं होता है तो बार बार कोशिश करने से क्या हो जाता है, आपको भी अच्छी तरह पढ़ने को आ जाता है। आप लोग बैठकर एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार इस तरह आने तक आप लोग कोशिश करना चाहिए पढ़ने। ठीक हो गया बच्चों। अभी हम इस जो कविता है उसके जो सार है या तो भाव है उसको जानेंगे बच्चों। हमारे विद्यार्थी जीवन में हमारा पहला कर्तव्य कौन सा हो जाता है बच्चों? पढ़ना ही हमारा कर्तव्य है। पढ़ाई को जारी रखना ही हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है। एक और अनुशासन का पालन करना होता है, दूसरी ओर पढ़ाई का हो जाता है। दोनों को समरूप से अगर हम अपनाए तो क्या हो जाता है, हमारी पढ़ाई अच्छी तरह हो जाता है। जहाँ अनुशासन रहता है, अनुशासन का मतलब है डिसिप्लिन, जहाँ अनुशासन रहता है वहाँ क्या हो जाता है, पढ़ाई अच्छी तरह चलता है। इसलिए इन दोनों को हम अपने ध्यान में रखकर हमारे पढ़ाई को जारी रखना बहुत जरूरी है। इधर कविता में क्या दिए है उसको देखेंगे। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। हमारा कर्तव्य पढ़ना ही है, इसलिए कवि कह रहे हैं पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। पढ़ कर क्या करना है, हमको ऊपर ऊपर चढ़ते रहना है। विद्यार्थी जीवन में क्या है, एक क्लास में रहते हैं, दूसरी क्लास को जाते हैं, तीसरी, इस तरह पढ़ कर अच्छे अंकों के साथ क्या करना है, ऊपर ऊपर हम चढ़ना पड़ता है। थोड़े दिन की बात अब है। इधर क्या है, हमारे पूरे साल की पढ़ाई चला चुका है। हम अनेक विचारों को जान चुके हैं, बहुत सारे पाठों को जान चुके हैं। उसके बाद क्या आता है, परीक्षा आ जाता है। इसलिए कवि कह रहे हैं परीक्षा लेने के लिए थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। इनको जमकर खूब पढ़ेंगे हैं। जो कम समय है उसमें क्या करेंगे, जमकर। जमकर का मतलब है दृढ़ता से। अभी हम जान चुके हैं, दृढ़ता से बैठकर क्या करेंगे, हम खूब पढ़ेंगे। खूब पढ़ना का मतलब है अच्छी तरह से बहुत पढ़ेंगे। हम बैठ कर बार बार वही विचारों को पढ़ने से क्या हो जाता है, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए खूब पढ़ेंगे हम। बाद में क्या करेंगे, इम्तिहान में ताल ठोक कर। इम्तिहान का मतलब क्या है बच्चों, परीक्षा है। परीक्षा में ताल ठोक कर। ताल ठोक करना मतलब क्या हो जाता है, लड़ने के लिए तैयार होकर हम जिस तरह युद्ध भूमि में जाकर हम लड़ाई करते हैं, उसी तरह परीक्षा भी एक युद्ध भूमि है। उस युद्ध में हम भाग लेने के लिए क्या करना पड़ता है, खूब तैयार होकर जाना पड़ता है। जाकर क्या करेंगे, कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। कुश्ती का मतलब क्या है, युद्ध को खूब लड़ेंगे। इसका मतलब है अच्छी तरह हम लड़कर जय को अपनाएंगे। इस तरह कवि कह रहे हैं। बाद में क्या है, हम परीक्षा में लिख चुके हैं, अच्छी तरह पढ़कर अच्छे जो विचार है उसको लिख चुके हैं। अब क्या है, हमारा इंतजार किस पर है, क्या है, रिजल्ट कर रहा है, पास इम्तिहान करना है। पास का मतलब है हम परीक्षा को जो लिखे हैं उसमें पास होना ही है। इसको पूरी करना है, हमारी पढ़ाई को पूरी करना है तो हम उस परीक्षा में पास होना ही है। इसी कारण से पास होने के लिए केवल आजकल तो पास होने से कोई फायदा नहीं हो जाता है। इसलिए क्या करना पड़ता है, अच्छे अंकों के साथ पास होना पड़ता है। इसलिए कवि कहते हैं पढ़ना है जी पढ़ना है। अगर अच्छे अंक लेना है तो क्या करना पड़ता है, पढ़ते ही रहना पड़ता है। कितने पढ़ना है, खूब पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। ऐसे बहुत पढ़ने से क्या हो जाता है, हम परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ हम पास हो जाते हैं। इस तरह कवि आपको उपदेश दे रहे हैं बच्चों। जानिए, कन्नड़ में एक बार बताओ। हाँ ठीक है, सुन लीजिए। पढ़ना है जी पढ़ना है, ಓದಬೇಕು ನಾವು ಓದಬೇಕು। ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಓದುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ। ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಸದಾ ಓದಬೇಕು। ಹಾಗಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಓದಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಿರುತ್ತೆ। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಓದಲು ಕೂತಾಗ ತುಂಬ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕವಿಯ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಮ್ಕೋ ಊಪರ್ ಚढ़ना है, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ನಾವು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನೋ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಓದೋದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥೋಡೆ ದಿನ ಕಿ ಬಾತ್ ಅವರೇ, ಈಗ ನಾವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಥೋಡೆ ದಿನ ಕಿ ಬಾತ್ ಅವರೇ, ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆದ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಂಕರ್ ಖೂಬ್ ಪಡೆಯಿಗೆ. ಜಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಕುಳಿತು ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಖೂಬ್ ಪಡೆಯಿಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಆಗ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಮೇಲೆ ತಾಲೂಟೋಂಕರ್, ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಟೋಂಕರ್. ತಾಲೂಟೋಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಂಕರ್ ಖೂಬ್ ಪಡೆಯಿಗೆ, ದೃಢವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋಣ. ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಮೇಲೆ ತಾಲೂಟೋಂಕರ್, ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೀರರು ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕುಸ್ತಿ ಖೂಬ್ ಲಡೆಂಗೆ ಹಮ್. ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು, ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೆನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪಾಸ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪಾಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಡ್ನಾ ಹೇ ಜಿ ಪಡ್ನಾ ಹೇ, ಓದಬೇಕು, ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಇದು ಕವಿಯ ಒಂದು ಆಶಯ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪದೇಶ. ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀವು ತಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। इधर क्या हो जाता है, आगे हमारे परीक्षा खत्म हो चुकी है, रिजल्ट भी आ गया है, पास भी हो गए हैं। बाद में क्या हो जाता है, गर्मी की छुट्टी आ जाता है। गर्मी की छुट्टी का मतलब क्या है, समर हॉलीडेज, वो आ जाता है। और गर्मी की छुट्टी में क्या करते हैं हम हमें मौज मजे के दिन आ जाते हैं। मौज मजे के मतलब क्या हो जाता है, खुशी और आनंद के दिन आ जाते हैं। बच्चों को खेलना बहुत पसंद लगता है, खेलने से वे लोग खाना भी भूल सकते हैं। इस तरह से मौज मस्ती को वे उठा सकते हैं, आनंद और उल्लास को अपना सकते हैं। ऐसे दिन हमारे छुट्टियों में आ जाते हैं। और छुट्टियों में माँ बाप क्या करते हैं, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, माँ बाप हमें पिक्चर को भी ले जाते हैं और पिकनिक को भी ले जाते हैं। उधर हम क्या करते हैं, हंसी मजाक उड़ाकर क्या करते हैं, पिक्चर में खुशी को अपनाते हैं। होंगे तब मस्ती के दिन, मस्ती का मतलब क्या है, हंसी मजाक उड़ाने का समय है वह छुट्टी के दिन में।
समझ में आई है बच्चों? छुट्टी के दिनों में हम हंसी मजाक उड़ाते हैं, आनंद और उल्लास से हमारा जीवन बिताते हैं, मगर जो परीक्षा समय आ जाता है उस समय में हम बहुत मेहनत करके काम करना पड़ता है। अब आगे देखेंगे इधर क्या है, मेहनत से क्या डरना है। मेहनत से आप लोग डर रहे हैं क्या? नहीं, मेहनत से नहीं डरना चाहिए। अगर मेहनत से बड़े अगर हम डरे तो कोई फायदा नहीं हो जाता है बच्चों। इसलिए डरने से हमारे जो दिमाग में है वो भी भूल जाते हैं हम, इसलिए नहीं डरना है। उसके बदले में क्या करना है? पढ़ना है जी, पढ़ना है। हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ऐसे पढ़ने से क्या हो जाता है, हमें मेहनत से कभी डरते नहीं हैं। समझ में आएगी बच्चों? अभी इसको कन्नड़ में बताओ एक बार। इधर क्या है, फिर गर्मी की छुट्टी होगी। हम पहले पैराग्राफ में क्या देखे हैं, परीक्षा को कैसे तैयार होना है और परीक्षा के बाद कैसे अच्छे अंकों के साथ पास होना है, उसके बारे में जान चुके हैं। अभी इस पैराग्राफ में ये जो जानने जा रहे हैं परीक्षा के बाद ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ನಮಗೆ ಎಂತಹ ದಿವಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಗರ್ಮಿಗೆ छुट्टी ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ರಜೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ। ಆ ಬೇಸಿಗೆಯ ರಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಂಗೆ ಮೌಜ್ ಮಜೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ದಿನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೆಳೆಯರು, ಅವರುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಟೋಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಖುಷಿಯಿಂದ ತುಂಬನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಆಗ ಹೋಂಗೆ ಮಜೆಗೆ ದಿನ, ಮಜೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸಿ ಮಜಾಕಕ್ಕೆ ದಿನ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ಸಂತೋಷದ ದಿವಸಗಳು ನಿಮಗೆ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗೇನೆ ಮೆಹನತ್ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಡರ್ನಾ ಹೈ, ಮೆಹನತ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಮೆಹನತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೋದು। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೆದರಬಾರ್ದು। ಹಾಗೆ ಹೆದರು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ನಾವು ಹಿಂಜರಿದ್ರೆ ಜೀವನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿ ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು। ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಂಥ ಯಾರೋ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ। ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು। ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪಡ್ನಾ ಹೈ ಜಿ, ಪಡ್ನಾ ಹೈ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಮಯಂಕ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ। यहाँ तक दोनों पैराग्राफ के अर्थ ग्रहण कर चुके हैं बच्चों। अगले क्लास में और एक जो पैराग्राफ है उसके अर्थ ग्रहण करके बाद में नोट्स को लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।